दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है YouTube के हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी झा। आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत में डचों के आगमन पर। इससे पूर्व का जो वीडियो था वो था भारत में पुर्तगालियों के आगमन पर। आज हम बात कर रहे हैं भारत में डचों के आगमन पर। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही आपको क्रम बताया हुआ है कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, उसके बाद डचों का आगमन हुआ था। तो पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए, पहला पॉइंट यही है। पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए, ये भी सवाल पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। उसके बाद जो पहला पॉइंट है, इसको पहला ही इसलिए कह रहे हैं कि डच के आगमन से जुड़ा हुआ है। तो 1596 ईस्वी में कार्नेलिस डी हाउटमेन कैप ऑफ गुड होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक था। सवाल पूछा जाता है कि डच से आने वाला एशिया के क्षेत्र में प्रथम नागरिक कौन था। तो व्यक्ति का नाम याद रखना है, कार्नेलिस डी हाउटमेन। 1596 में। यह भारत नहीं आया था। आप देखिए ये कहाँ आया है, सुमात्रा और बांटेन, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है। तो इंडोनेशिया के क्षेत्र में सबसे पहले डच आए थे, बाद में इंडोनेशिया से भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। बहुत लंबे समय तक इंडोनेशिया में रहे थे। और रास्ता कौन सा अपनाया था, केप ऑफ गुड होप। इस रास्ते के बारे में, इस मार्ग के बारे में हमने पहले ही जिक्र किया था कि पुर्तगालियों ने इस मार्ग को खोजा था और सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में इसी मार्ग होते हुए भारत आए थे। अब देखिए अगला पॉइंट है, मार्च 1602 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1602 ईस्वी में डच संयुक्त कंपनी, जिसको VOC भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म डच में है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, वो बेकार का एक उलझन है, तो आप ध्यान रखेंगे। VOC या डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई कब, 1602 ईस्वी मार्च में। ये सवाल मैंने वहां लिखा है, ये IAS 1994 में सवाल पूछा गया है, उसके बाद भी रिपीट करके कई PCS में ये सवाल को पूछा गया है। सवाल यहाँ पे ये है कि सवाल जो IAS में पूछा गया है वो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी संयुक्त कंपनी बनी थी। ये सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त कंपनी सबसे पहले बनी। तो उसमें जो ऑप्शन अवेलेबल थे उसमें से डच संयुक्त कंपनी ही उत्तर होता, 1602 वाला, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी बनी वो 1599 में बनी और वो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चूंकि ऑप्शन में नहीं था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसलिए उसका सही उत्तर 1602 का डच संयुक्त कंपनी होता। ठीक है, तो 1502 ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बनी थी, उसके बाद का ये कंपनी है। तो इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। फिलहाल आप देखिए आगे एक सवाल और यहां से पूछा गया है, डच संयुक्त कंपनी थी। संयुक्त कंपनी का मतलब क्या है, कहा जाता है कि दुनिया में पहली ऐसी कंपनी थी डच संयुक्त कंपनी जिसने कि अपना शेयर जारी किया था, अपना स्टॉक्स जारी किया था। कहा जाता है कि दुनिया की यह पहली ऐसी कंपनी थी जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। इस तरह से भी सवाल अगर आते हैं तो इसका उत्तर डच संयुक्त कंपनी हो गया। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या है, जो एक से अधिक देशों में व्यापार करे, तो डच संयुक्त कंपनी थी। सबसे पहले इसने अपने शेयर जारी किए थे, तो ये डच संयुक्त कंपनी है। तो ये सब सवाल भी पूछे जाते हैं कई बार, तो इसका उत्तर आप यहां से देंगे। उसके बाद का पॉइंट है, डचों की पहली फैक्ट्री 1605 में पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी सवाल कई बार पूछा है कि डचों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। जिस तरह से पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा था, पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो बताइए कहाँ लगाई, कोचीन में लगाई। इसी तरह से सवाल है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कब लगाई, दोनों सवाल है। 1605 में लगाई, कहाँ लगाई, पूर्वी तट पर। कहां पर, मसूलीपट्टनम में। अब देखिए पूर्वी तट पर, पुर्तगालियों ने कहा लगाया था, पश्चिमी तट पर, क्योंकि पुर्तगाली जो भारत आए थे वो पश्चिमी तट पर आए थे सबसे पहले। और डच जो भारत आए, तो भारत तो पहले आए नहीं, वो आए इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से वो जब भारत में प्रवेश करेंगे तो उसके लिए पूर्वी तट नजदीक होगा। तो पूर्वी तट में मसूलीपट्टनम में सबसे पहला फैक्ट्री इसने लगाया, और वो कब लगाया, तो 1605 ईस्वी में। यहाँ पर वर्ष भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ स्थान भी महत्वपूर्ण है। मसूलीपट्टनम कहाँ है, अब आपसे ये मेरा सवाल है, तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मसूलीपट्टनम। बाद में नागपट्टनम मुख्यालय बन गया। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई गई, बाद के समय में क्या हुआ, नागपट्टनम भी महत्वपूर्ण हो गया और नागपट्टनम में मुख्यालय को शिफ्ट कर दिया गया। यह भी याद रखना है। 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर बेटेविया नगर स्थापित किया था। महत्वपूर्ण है ये। जकार्ता कहाँ है, आप जानते हैं इंडोनेशिया में है।
1619 ईस्वी में जकार्ता को जीत लिया था, इसने कब्जा कर लिया था पूरा पूरा डच। और बेटिविया नगर, एक अपना नगर बसाया था जहां पे डच के लोग ही रहते थे, तो एक नगर वहां बसाया था। 1610 ईस्वी में पुलिकट, ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई सवाल पूछे गए हैं। देखिए 1610 में पुलिकट, पुलिकट कहाँ है आपको पता है। 1616 में सूरत पता है। 1645 ईस्वी में कारीकल, 1632 में पटना। देखिए 32 में पटना, ये 65वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, 65वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछा गया है, थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ जो सवाल पूछे गए हैं मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, कब पूछा गया, कहाँ पूछा गया, मैं जिक्र कर रहा हूँ। 1632 ईस्वी में डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपनी पहली फैक्ट्री जो बिहार में लगाया था वो पटना में लगाया था, जो आज पटना कॉलेज है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप। 1632 ईस्वी में 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, 1632 में कासिम बाजार, ये ध्यान रखेंगे। 1663 ईस्वी में कोचीन तथा बंगाल में चिंसुरा, बंगाल में चिंसुरा भी सवाल पूछा हुआ है, यह भी सवाल पूछा हुआ है कि बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया था, यह सवाल पूछा है। तो बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया, उसका उत्तर हो जाएगा चिंसुरा, तो चिंसुरा का नाम आप याद रखेंगे। अब आइए अगले पॉइंट पे। 1641 ईस्वी में मलक्का तथा 1658 ईस्वी में, ये 1600 है, 1658 ईस्वी में श्रीलंका विजय किया था। देखिए इसके विजय का जो अभियान है वो क्या है, ये पूरा देश पर कब्जा कर रहा है। मलक्का पर 1641, 1658 में श्रीलंका पर विजय किया, विजय प्राप्त किया। तो इस तरह से जो डचों का जो विस्तार है वह भी बहुत गति से हुआ है, बहुत गति से विस्तार हुआ, लेकिन इतना विस्तार करने के बाद भी यह जो है भारत से चला गया, भारत से यह पराजित होकर चला गया, यह बहुत बड़ी घटना है जिसका जिक्र अभी हम करेंगे। अब देखिए भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियां आ रही थी उसका जो मूल उद्देश्य था वह था भारत से मसालों को अपने देश में ले जाना, यूरोप में ले जाना और उसको महंगे दामों पर बेचना, क्योंकि वहाँ यूरोपियन कंट्रीज में जो है वह मसालों की कमी थी और लोग वहाँ पर जो है मीट खाते थे और मीट में बिना मसाले का वो खा नहीं सकते थे। भारत का जो मसाला था वह स्वादिष्ट था, तरह तरह के मसाले थे और उसका स्वाद यूरोप के लोगों ने ले लिया था, तो इसका लाभ उठा रही थी कंपनियां। तो भारत में डच जो आए थे उसने भी मूलतः जो कार्य शुरू किया था वह काली मिर्च और अन्य मसालों में ही रुचि रखते थे। वो यहाँ से काली मिर्च ले जाए, मसाले ले जाए और फिर वहां पर महंगे दामों पर बेचे। और यही कारण था कि उसने सबसे पहले जो केंद्र बनाया वो इंडोनेशिया को बनाया, क्योंकि इंडोनेशिया में जो है काली मिर्च भरपूर मात्रा में उत्पादित होता था। और बाद में फिर वो भारत की ओर भी रुख करता है। मसूलीपट्टनम से नील तथा बिहार से शोरा और अफीम का निर्यात करते थे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा कि डच जो भारत से व्यापार करते थे, भारत से जो निर्यात करते थे, तो क्या करते थे, मसूलीपट्टनम से नील, नील आपको पता होगा कि इसका प्रयोग होता है कपड़े की रंगाई में, तो उस समय इसका प्रयोग किया जाता था वहां पर। उसके बाद बिहार से क्या ले जाते थे, ये बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया है, कई बार बिहार के परीक्षा में पूछा गया है कि सोरा का निर्यात भारत में किस जगह से करते थे। अंग्रेजी कंपनी के बारे में भी पूछा गया है, यहाँ डच के बारे में भी आप देख लीजिए। बिहार से सोरा, सोरा जो है सॉल्ट पीटर है, वो बारूद बनाने का काम आता है। और अफीम तो आप जानते हैं नशा के लिए प्रयोग होता है और भी कई तरह के औषधि के लिए भी अफीम का यूज होता है। तो बिहार से सोडा और अफीम निर्यात किया करते थे डच के व्यापारी। भारत से वस्त्र निर्यात का श्रेय डचों को जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने ये देखा है कि जो पुर्तगाली आए वह भी भारत से मसाला का निर्यात करते थे, मसाला ले जाते थे और महंगे दामों पर बेचते थे। डचों का भी हमने जो प्रारंभिक कार्य देखा, व्यापार देखा, उसमें क्या देखा, उसमें यह देखा कि वो मसाले के व्यापार के लिए आए थे, इसलिए सबसे पहले इंडोनेशिया आए। बाद में जब भारत का भी रुख किया तो भारत से भी वो मसाला और मसाला से जुड़ा हुआ जो उत्पाद है उसको ले जाते थे। लेकिन पहली बार भारत से वस्त्र को निर्यात करने का काम अगर किसी ने किया तो वह है डच। और डच ने यह स्थापित कर दिया कि भारत से वस्त्र का, कपड़ा का निर्यात भी किया जा सकता है, क्योंकि भारत का जो कपड़ा है, भारत में जो कपड़े का जो निर्माण है वो बहुत उच्च कोटि का है, इसलिए यूरोप में उसकी मांग जो है बहुत अधिक थी। बाद में आप देखेंगे कि कपड़ा का जो फैक्ट्री यूरोप में स्थापित हुआ उसके लिए कच्चा माल के रूप में भारत से रेशम और सूत जाया करता था, कपास जाया करता। तो ये बाद की बात है, उसको हम देखेंगे। लेकिन ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत से वस्त्र निर्यात को किसने सबसे पहले स्थापित किया, तो डचों ने स्थापित किया। डचों ने पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया। अब देखिए मसालों पे कब्जा कर लिया,
वस्त्र के निर्यात पर अपना प्रभाव जमाया और धीरे धीरे किसको रिप्लेस करेगा? तो जो सब पहले से है यहाँ पर व्यापार में, तो पहले से कौन है? आप समझ रहे हैं, पहले से पुर्तगाली यहाँ पर थे, तो पुर्तगालियों के वर्चस्व को डचों ने समाप्त कर दिया। भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुता के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया। अब अगर पुर्तगाली को वो रिप्लेस कर रहा है, पुर्तगालियों को भागना पड़ रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब यह नहीं है कि डच स्थापित होकर निरंतर रहेंगे। डच को भी संघर्ष करना था, और डच को किससे संघर्ष करना था? तो ये समय काल है अंग्रेजों के आगमन का। अंग्रेज भी यहाँ आकर स्थापित हो चुके हैं, और अंग्रेजों से किसका संघर्ष है? तो अब डचों का संघर्ष है। कहां पर? खासकर हिंद महासागर। हिंद महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों का, और जो पहला वायसराय आया था अल्मीडा, तो अल्मीडा ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था, यानी कि हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा करो और फिर व्यापार पर नियंत्रण करो। तो हिंद महासागर जो है व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बंदरगाह क्षेत्र था वो, और विदेश से जो वस्तु को लाया और पहुंचाया जाता था उसके लिए उस बंदरगाह का प्रयोग होता था। तो डचों ने भी हिंद महासागर पर कब्जा किया, बाद में अंग्रेजों ने भी इसी क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास किया, और टकरार हुआ डचों से। बाद में डच हारते हैं, और फिर आगे देखिए क्या स्थिति बनती है। तो डचों की व्यापारिक व्यवस्था कार्टेल आधारित थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये कार्टेल व्यवस्था, सवाल पूछा जाता है। कार्टेल व्यवस्था क्या है? कार्टेल व्यवस्था आज भी अर्थव्यवस्था में चलता है। एक इकोनॉमिक टर्म है कार्टेल, CARTEL। इसका जो इंग्लिश है CARTEL, कार्टेल। कार्टेल सिस्टम आप इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ेंगे विस्तार से। कार्टेल सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये आप समझिए कि कई कंपनी मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाती है, और ज्वाइंट वेंचर बनाने के बाद सभी कंपनी को कुछ ना कुछ काम दिया जाता है कि ये कंपनी ये चीज का उत्पादन करेगी, ये कंपनी ये उत्पादन करेगी। तो एक कार्टेल व्यवस्था है। जैसे आप ओपेक को समझिए, ओपेक जो तेल निर्यातक देशों का एक समूह है, तो वो क्या करती है ओपेक में कि तेल का निर्यात जो करती है सभी देश करते हैं, तो उसमें रेट क्या होगा वो सब देश मिलकर तय करते हैं, ताकि दुनिया में रेट का वेरिएशन नहीं हो, या फिर कोई एक देश जहां तेल उत्पादन होता है वो सस्ता में बेच दिया, दूसरा देश महंगा में बेच दिया, तो ऐसा नहीं हो। इसके लिए ये कार्टेल व्यवस्था है, साझी व्यवस्था जिसको कह सकते हैं आप, कि मिलकर कई देश और कई कंपनी मिलकर जब एक तरह की व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो अर्थव्यवस्था में उसे कहते हैं कार्टेल व्यवस्था। तो डचों की जो व्यापारिक कंपनी थी वह कार्टेल व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था थी। डचों का भारत में अंतिम रूप से जो पतन हुआ वो कब हुआ? तो 1759, बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, 1759 का बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध, इसको चिंसूरा का युद्ध भी कहते हैं, कई बार सवाल पूछा जाएगा। चिंसूरा का युद्ध, चिंसूरा का युद्ध, तो आप मारेंगे 1759। बेदरा का युद्ध या चिंसूरा का युद्ध कहा जाता है। ये चिंसूरा कहाँ है? चिंसूरा बंगाल में है। तो बेदरा का युद्ध या चिंसूरा के युद्ध में डचों को किसने पराजित कर दिया? अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, और यही जो है निर्णायक युद्ध था। और इस निर्णायक युद्ध के बाद डच पराजित होकर भारत से जाने को मजबूर हो गए। सवाल ऐसे भी पूछता है कि कौन सा युद्ध ऐसा था जो डचों को भारत से बाहर कर दिया? तो युद्ध होगा चिंसूरा का युद्ध या बेदरा का युद्ध। कब हुआ? 1759 में। किसने पराजित किया डचों को? तो आपका उत्तर होगा अंग्रेजों ने। अब देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोच्चि में फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया था। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सवाल भी पूछा गया है। यह सवाल पूछा हुआ है कि डचों ने जो पुर्तगालियों को पराजित किया कोच्चि क्षेत्र में, तो वहां कौन सा किला बनाया था? तो वहां पर फोर्ट विलियम किला का निर्माण किया था। तो सवाल ये पूछा गया है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये डचों के बारे में मैंने आपको बताया, पुर्तगालियों के बारे में हो चुका है, डचों के बारे में हो चुका है। अब जो वीडियो आएगा वो आएगा भारत में अंग्रेजों के आगमन पर, और फिर हम देखेंगे किस तरह से जो है अंग्रेज भारत पर धीरे धीरे एक व्यापारी से शासक बनेगा, और उसको फिर हम विस्तार से समझेंगे। फिर फ्रेंच कंपनीज है, जो फ्रांसीसी कंपनी भारत आएगी, वो किस तरह से अपना व्यापार का विस्तार करेगी, फिर शासक बनेगी, बनने का प्रयास करेगी, लेकिन अंततः अंग्रेज भारत पर शासन करेगा लंबे समय तक। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो लाभ पहुंचा रहा होगा। तो मेरे विश्वास को आप बनाए रखें, इसका लाभ उठाते रहें, और आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।